हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस टू increase their number. So by reproduction, maintenance of the species is done. तो कोई भी स्पीशीज अपने आप को मेंटेन कैसे करती है, वो अपना जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज करती है? बाय रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर? जैसे कि दूसरे प्रोसेस है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दी सर्वाइवल। पर रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं टू इंक्रीज देयर नंबर। फिर हमने रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में बात की थी। तो दो प्रकार के होते हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोजेनी बनती है इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट। ओके, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है एंड देयर इज वेरी लेस वेरिएशन और ऑलमोस्ट देयर इज नो वेरिएशन इन दी प्रोजेनी इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कभी कभार कुछ वेरिएशन आ सकती हैं दैट कैन बी ड्यू टू एरर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंड ड्यू टू द म्यूटेशन। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे है, लोअर ऑर्गेनिज्म में व्हाट आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? उसमें रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। क्लियर? फिर हमने प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो वहां पे हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में। फिर हमने स्पोर फॉर्मेशन के भी बारे में पढ़ा था जो कि फंगस में होता है। तो ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बाय पेरेंटल कंडीशन होती है उसमें। ठीक है, अब जो एक पेरेंट होता है मेल, दूसरा पेरेंट होता है फीमेल। मेल पेरेंट जो है मेल गैमीट यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल पेरेंट जो है वो फीमेल गैमीट यानी कि एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उससे बनता है जाइगोट। तो जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर। फिर जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप करता है और एम्ब्रियो फिर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोजेनी बनती है उसमें वेरिएशंस होती हैं। अब ये वेरिएशंस कहां से आती है? क्योंकि पहले तो यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो दो पेरेंट्स क्या बना रहे हैं? गैमीट्स बना रहे हैं। अब गैमीट्स जब बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। इसके अलावा जब जाइगोट बनता है तो उसमें, ठीक है, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम सेट आ रहे हैं फादर से, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम सेट आ रहे हैं मदर से। ठीक है, तो जाइगोट में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, क्लियर, फ्रॉम द फादर एंड द मदर। दोनों के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो रहे हैं जाइगोट में। तो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या थे? जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वहां पे, या जो भी ऑफरिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, दे इन दैट ऑफरिंग्स all the characters are maintained. So by asexual reproduction the characters are maintained from one generation to the next generation. तभी जो asexual reproduction है वो आप कह सकते हैं उसका इस्तेमाल प्रोजेनी में कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ द हाइब्रिड लाइंस।
दिस इज डन टू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हाइब्रिड जो होते हैं उसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो क्या होता है, हाइब्रिड को मेंटेन कैसे करते हैं? बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दीज कैरेक्टर्स कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन बिकॉज देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है, सो देयर इज वेरिएशन इन द प्रोजेनी। अब इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, द प्रोजेनी कैन adapt to the changing environment, and these variation they accumulate over time and they lead to the evolution of the new species, and variation is very important for the maintenance of the species. Clear? इसके बाद हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स थे? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट ऑल पार्ट्स? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, और टेस्टिस जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अलावा टेस्टिस जो है इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसके प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। ओके, ये ठीक है। टेस्टिस के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एसेसरी डक्ट्स जैसे कि वास डिफरेंस और एपिडाइडमिस। अब इनका रोल क्या होता है? तो दे हेल्प इन दी स्टोरेज एंड मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म्स। क्लियर? उसके अलावा हमने पढ़ा था एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथर ग्लैंड। तो जो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ये एक सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ठीक है? अब ये सेमाइनल फ्लूइड का क्या रोल था? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड इट हेल्प्स इन द इजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। बल्बो यूरेथर ग्लैंड एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रीट करता है जो यूरिन का एसिड होता है। ठीक है? So it neutralizes the acidic urine and provides a better environment to the sperm. Clear? फिर पेनिस होता है मेल्स में। पेनिस जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार के टिश्यूज होते हैं which helps in the erection of the penis, और पेनिस की इरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द ओवरीज, यानी कि दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है? अब ओवरीज जो होती हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या रोल था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन और हार्मोन सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरीज कौन सा गैमीट बनाएगी? ओवरीज विल फॉर्म दी फीमेल गैमीट जिसको बोलते हैं एग, और जो ओवरीज जो होती हैं वो एक फीमेल हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, जिनको बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, they help to regulate the menstrual cycle also in the female, and they also help in the development of the secondary sexual characteristics in the female. अब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड, देन प्यूबिक हेयर। ठीक है? So these are some of the secondary sexual characteristic in the females. क्लियर? उसके अलावा फीमेल्स में एसेसरी डक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब। क्लियर? ठीक है? तो हम पढ़ते हैं यहां पे, द फीमेल जर्म सेल्स और द एग्स आर मेड इन द ओवरीज। जो फीमेल गैमीट है या फीमेल जर्म सेल बोल लीजिए,
ठीक है, या उसको एग बोल लीजिए या ओवम बोल लीजिए। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. Clear? Now, they are also responsible for production of some hormones. जो ovaries हैं, they are also involved in the production of the hormones. Okay? Such as estrogen and the progesterone. These are the female sex hormones. Clear? Now, when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. Clear? तो जैसे कि मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है दैट स्टार्ट्स आफ्टर द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के जब अटेन करते हैं बॉयज, देन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स। पर फीमेल में क्या होता है या गर्ल्स में क्या होता है? ओवरी में पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इमेच्योर एग्स होते हैं ये कब बनते हैं? सो दे आर फॉर्म ड्यूरिंग दी फीटल डेवलपमेंट। जब फीटस बन रहा होता है तब ये जो है इमेच्योर एग्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। इन इमेच्योर एग्स को हम प्राइमरी oocyte भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम इमेच्योर एग्स क्यों बोल रहे हैं? तो ये इमेच्योर एग्स या ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं, they are arrested at the prophase of the meiosis 1. Clear? इसको immature क्यों बोल रहे हैं? Because these eggs, आप बोल सकते हैं, they are arrested at the prophase of the meiosis 1. तो आपको पता है सेल डिवीजन दो प्रकार की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस इन्वॉल्व होती है। मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि मियोसिस के बाद क्या होता है? 4 यूनिक सेल्स बनते हैं और उन सेल्स में half the number of chromosomes are present as compared to the parent cell. तो अगर पेरेंट डिप्लॉयड होगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे दैट विल बी हैप्लॉयड। और आपको पता है क्या क्या स्टेजेस होती हैं? मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस की क्या क्या स्टेजेस होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद होता है, ठीक है, मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, तो उसमें होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो इमेच्योर एग्स हैं दे आर अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। ठीक है, क्लियर? और ये अपना डिवीजन कब कंप्लीट करते हैं? आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी, आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी। ठीक है, now on reaching puberty some of these you can say immature eggs they start maturing. So whenever the female it attains puberty, तो puberty पे क्या होता है? ये जो immature eggs हैं ये अपनी डिवीजन कंप्लीट करते हैं, ये अपनी meiotic 1 डिवीजन है वो कंप्लीट करते हैं। क्लियर? फिर ये जो immature eggs हैं ये mature eggs बन जाते हैं। क्लियर? Now these mature eggs can be fertilized by the sperms. तो puberty के दौरान क्या होता है? There are a lot of physiological and hormonal changes. क्लियर? बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी कैसी दिख रही है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। सो देयर आर चेंजेस इन द अपीयरेंस आल्सो, लाइक इन फीमेल्स देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ओके, सो दिस इज क्लियर। So on reaching puberty, some of these immature cells they start maturing. Now one egg is produced every month by one of the ovaries. तो हर महीने एक एग प्रोड्यूस होता है बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं पर एक ही एग प्रोड्यूस होता है। क्लियर? सो ओनली 1 egg is produced every month by one of the ovaries. और ये जो एग जो प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। सो रिलीज ऑफ एग इज नोन एज ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कब होता है? इट टेक्स प्लेस एट द
during the, or you can say at the mid of the menstrual cycle. तो menstrual cycle is around, अगर 28 days का होता है menstrual cycle, अगर हम on an average basis, ठीक है. तो menstrual cycle के mid में, यानी कि around 14 days ovulation takes place, यानी कि release of the egg takes place. And ठीक है, सिर्फ एक ही egg release होता है every month from one of the ovaries. Clear? ठीक है. Now the egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct, also known as the fallopian tube. तो fallopian tube क्या है? It is a accessory duct. fallopian tube को हम oviduct भी बोलते हैं. तो egg जो होए वो produce होए ovaries से. फिर क्या हुआ? During the process of ovulation, this egg is released. ठीक है. अब ये जो egg है which is released, this is captured by the fallopian tube. तो fallopian tube जो होती हैं वहां पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. क्लियर? वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस कैप्चर्ड दिस रिलीज एग, वो उसको कैप्चर कर लेती हैं. क्लियर? फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इट कैप्चर्स दी एग. तो अब ओवरी से रिलीज हुआ एग, फिर वो चला गया फेलोपियन ट्यूब में. फिर यहाँ पे क्या लिखा है? एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब थ्रू द फेलोपियन ट्यूब. फिर फेलोपियन ट्यूब से इट इज कैरिड टू द वूम्ब. नाउ द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस. अब आपने देखा 2 ओवरीज होती हैं. सो हर एक ओवरी से, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब निकलती है. तो 2 ओवरीज होती हैं, तो 2 ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब हो गए. अभी जो फेलोपियन ट्यूब है ये आपस में यूनाइट करते हैं इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं यूट्रस. यूट्रस को आप वूम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो यूट्रस होता है उसमें आप बोल सकते हैं जो जाइगोट होता है, ठीक है, एक्चुअली वो होता है ब्लास्टोसिस्ट, पर आप यहाँ पे जाइगोट मान लीजिए उसको. दिस जाइगोट इज इम्प्लांटेड इन दी वॉल ऑफ द यूट्रस. इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, क्लियर? तो यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं. नाउ द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स. तो सर्विक्स क्या करता है? इट कनेक्ट्स यूट्रस एंड द वेजाइना. ये एक पैसेज होता है, ओके, बिटवीन यूट्रस एंड द वेजाइना. और सर्विक्स क्या करता है? सो इट एक्ट्स एज अ पैसेज, इट एक्ट्स एज अ पाथवे थ्रू विच द स्पर्म्स दे रीच द यूट्रस फ्रॉम द वेजाइना and the menstrual blood, it flows from the uterus, okay, outside through the vagina. तो सर्विक एक पैसेज है. ठीक है. तो सर्विक्स जो होता है ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ पैसेज, इट एक्ट्स एज अ पाथवे, जिससे जो स्पर्म जो रिलीज हुए वेजाइना में, क्लियर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन. सो दीज स्पर्म्स they move through this cervix and they reach the uterus, and then from the uterus they will reach the fallopian tube. और fallopian tube में जो है फीमेल गैमीट यानी कि एग प्रेजेंट होता है, and in the fallopian tube the fertilization will take place, यानी कि fusion of the male and female gamete will take place. ठीक है, ये क्लियर है? Now the sperms enter through the vaginal passage ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम क्वाइटस भी कहते हैं. क्लियर? तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाट हैपेंस? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइना. ओके, ठीक है. तो क्या होते हैं? स्पर्म दे एंटर थ्रू द वेजाइना, वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. अब ये जो है स्पर्म्स ये पहुंच जाएंगे फिर यूट्रस में, यूट्रस से फिर वो पहुंच जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में. तो आपको पता है स्पर्म्स जो होते हैं दे आर मोटाइल, और एग जो होता है इट इज नॉन मोटाइल. उसके अलावा जो एग होता है वो लार्ज साइज का होता है एंड इट स्टोर्स न्यूट्रिशंस आल्सो, और स्पर्म जो होता है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है. क्लियर? अब स्मॉल जो है वो स्पर्म्स जो है वो स्मॉल साइज के क्यों होते हैं? बिकॉज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रीच
Clear? And the small size helps in the conception. So there are high chances of conception if the sperm size is small. Clear? High chance of conception बोल लीजिए या high chance of fertilization बोल लीजिए if the sperm size is small. So the smaller size of the sperms helps to increase the chances of the fertilization, or you can say conception. Clear? अब sperm की motility कैसे होती है? Because the sperm consists of a tail. Clear? Now the sperms travel upwards and reach the oviduct, also known as the fallopian tube, where they may encounter the egg. ठीक है? तो sperm जो होते हैं वो swim करते हैं और फिर वो ठीक है कहाँ पहुंच जाएंगे? fallopian tube में. और fallopian tube में क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है और फिर जो sperm है it fuses with the egg. क्लियर? तो क्या होता है? बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं. तो स्पर्म में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है. एक्रोसोम में एक्रोसोम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जो एग की मेम्ब्रेन होती है, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा. ठीक है? तो एग इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स. कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर होती है जोना पेल्यूसिडा और जोना पेल्यूसिडा के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो स्पर्म जो है इन मेम्ब्रेन्स जो है उसको उसकी ब्रेक डाउन करता है by using the enzymes in the acrosome. क्लियर? और फिर जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, जिससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है, विच इज डिप्लॉयड. ओके? और जो स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन कर जाता है एग के जेनेटिक मटेरियल से. ठीक है? नाउ द फर्टिलाइज एग, जिसको आप बोल रहे हैं जाइगोट. जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग. It start dividing and form a ball of cells or the embryo. तो अब जाइगोट बन गया. ठीक है? जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होती हैं. So there are successive mitotic divisions और इन माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है. Clear? So you can say zygote start dividing mitotically and it forms a ball of cells or the embryo. तो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे जो जाइगोट होता है उसमें माइटोटिक डिविजन्स होती हैं. ठीक है? तो पहले 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज बनती है. जो 8 to 16 सेल स्टेज होती है उसको बोलते हैं मॉर्यूला. तो जाइगोट के बाद बना मॉर्यूला, फिर मॉर्यूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट. फिर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जो यूटेराइन वॉल होती है उसमें वो इम्प्लांट हो जाता है या उससे वो अटैच हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. और फिर ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनता है? एम्ब्रियो. क्लियर? या आप सिंपली बोल सकते हैं जो जाइगोट होता है उसमें डिविजन्स होती हैं. किस प्रकार की डिवीजन? माइटोटिक डिविजन्स होती हैं. एंड द जाइगोट इट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन वॉल. तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट वॉल होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम. तो दिस जाइगोट दिस get attached to the endometrium, which is the innermost lining of the uterus. Clear? And then it forms the embryo. Now the embryo is implanted in the lining of the uterus. तो यूट्रस की जो innermost lining होती है उसको बोलते हैं endometrium. So embryo is implanted in the endometrium of the uterus. Okay, where the embryo continue to grow and develop organs to become fetus. अब एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो गई इन दी यूटेराइन वॉल. फिर क्या करता है? एम्ब्रियो फिर स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग. तो डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. क्लियर? तो वही लिखा है यहाँ पे, द एम्ब्रियो दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम दी फीटस. ठीक है? अब आपको पता है जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स के लिए होता है, या प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ्स के लिए होती है. तो फीटस जो है वो 9 मंथ्स के लिए डेवलप करता है. ठीक है? क्लियर? नाउ वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइन्ड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. क्लियर? तो मदर की जो बॉडी है वो ऐसे डिजाइन हुई है और वो ऐसे डेवलप होती है सो दैट इट कैन बियर द चाइल्ड. ठीक है? चाइल्ड कहां पे बियर होता है? इट इज प्रेजेंट इन द वूम.
ऑफ द फीमेल। क्लियर? सो प्यूबर्टी के बाद बहुत सारी चेंजेस आती हैं इन द फीमेल, ओके, विच helps them to bear the child. Now, hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo. Okay, this is clear. तो यूट्रस है जिसको हम वूम भी कहते हैं। तो यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो क्या होता है, यूट्रस की जो वॉल होती है जहां पे एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम जब ब्रेक होती है देन द ब्लीडिंग स्टार्ट्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है या मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है, देयर इज अ you can say breaking of this endometrium which leads to the bleeding. तो यूट्रस प्रिपेयर हो रहा है, इसका मतलब जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की that becomes thick. क्लियर? और ये सब जो है इट इज रेगुलेटेड बाय द हॉर्मोन्स। अब जो एंडोमेट्रियम है उसका थिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ओनली इट यू कैन से एम्ब्रियो कैन अटैच टू दिस एंडोमेट्रियम। तो इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो एंडोमेट्रियम जो है इट शुड बी थिक। क्लियर? तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो दोबारा थिन हो जाती है, और जब वो थिन होती है देन इट ब्रेक्स एंड देन द ब्लीडिंग अकर्स। तो द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ to receive and nurture the growing embryo. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है, then the bleeding again starts, यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, बिकॉज द एंडोमेट्रियम जो होती है वो दोबारा थिन हो जाती है एंड इट ब्रेक्स। क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसके भी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है मेंस्ट्रुएशन फेज जिसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। सेकंड होती है फॉलिकुलर फेज जिसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। फिर ओव्यूलेशन होती है विच टेक्स प्लेस एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 14 डेज। क्लियर? उसके बाद होते हैं लूटियल फेज, तो इसके बारे में हम डिटेल में आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ द लाइनिंग थिकन्स, यानी कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। ये जो लाइनिंग है दिस थिकन्स एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जो एंडोमेट्रियम होती है दिस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, ओके, एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओके, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है उसको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये न्यूट्रिशन कहां से आ रहा है, दिस न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो जो भी मदर के ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर अब्सॉर्ब्ड बाय द यू कैन से दे आर यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग fetus. Now the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. तो प्लासेंटा जो होता है ये डेवलप करता है उसके बाद, और जो प्लासेंटा होता है इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी यू कैन से मदर एंड दी एम्ब्रियो। क्लियर? तो जो एम्ब्रियो होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, दैट इज नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दी मदर्स ब्लड। ठीक है, पर क्या होता है इन दोनों के बीच में एक प्लासेंटा होती है, तो प्लासेंटा डेवलप करती है। प्लासेंटा जो होती है ये दो टिश्यू से कंबाइन होके बनती है। तो प्लासेंटा जो होती है वो मैटरनल और फीटल टिश्यू दोनों को कंबाइन करके बनती है। तो प्लासेंटा में मैटरनल यानी कि मदर के टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे और फीटस के टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों को कंबाइन होके प्लासेंटा बनती है। अब प्लासेंटा का क्या रोल होता है, सो थ्रू प्लासेंटा, ठीक है, all the nutrients they are transferred to the you can say the developing embryo. So placenta जो है वो किसमें मदद करता है, it helps in the transport of the nutrients to the embryo. इसके अलावा it helps in the exchange of gases also. तो ऑक्सीजन भी चाहिए एम्ब्रियो को, ठीक है, to do the respiration, इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। So oxygen is also transported to the developing embryo. क्लियर?
और जो एम्ब्रियो है वो अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा. इसके अलावा जो है एम्ब्रियो है, ठीक है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है विच इज वेरी टॉक्सिक. क्लियर? तो ये जो वेस्ट मटेरियल हैं, दीज आर ऑल्सो you can say transported through the placenta and they exit the body. Okay, you can say they exit the body through the mother. ठीक है, क्लियर? तो प्लासेंटा जो है उसके क्या क्या इसके फंक्शंस हो गए? ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, एंड it also helps in the elimination of the toxic waste material that are produced by the developing embryo, and they are eliminated through the mother's body. Clear? So placenta क्या होता है? It is a disc which is embedded in the uterine wall. और ये मदर मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू दोनों का बना होता है. ठीक है, अब जो प्लासेंटा होती है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू दी फीटस थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड. आपने देखा होगा जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है, देन दी जो नर्स होता है, जो डॉक्टर होता है, इट कट्स दी अम्बिलिकल कॉर्ड. तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, इट इज प्रोवाइडिंग ऑल द न्यूट्रिशन टू दी फीटस, एंड प्लासेंटा जो है, इट इज कनेक्टेड टू दी फीटस थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड. अब प्लासेंटा के बारे में बात करें तो प्लासेंटा कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. ठीक है, तो वहां पे ये विलाई प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन. नाउ ऑन द मदर साइड्स आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड्स द विलाई. मदर की साइड पे ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और एम्ब्रियो की साइड जो होती है वहां पे ये विलाई प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लियर? विलाई जहां पे प्रेजेंट हो, क्या बोल सकते हैं? इट हेल्प्स टू इंक्रीज द surface area for the absorption. So this provides a large surface area for glucose and oxygen to pass through the mother to the embryo. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो मदर के ब्लड से या मदर के ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, या ग्लूकोज ले सकते हैं, सो दीज आर ट्रांसफर्ड टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, सो यहां पे लिखा है दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो. ओके, दिस इज क्लियर. नाउ द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट. ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, वो अब लिविंग है, तो लिविंग है यानी कि वो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा, यानी कि वो वेस्ट जनरेट कर रहा है. ठीक है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल है वो टॉक्सिक होता है. ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया. ठीक है, तो दे हैव टू बी रिमूव, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. तो ये जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं by the developing embryo, these are eliminated, okay, through the mother's body. तो यहाँ पे लिखा है these nitrogenous wastes, these waste material, these are transferred into the mother's blood through the placenta, and then they are eliminated out of the body. ठीक है, by the mother's excretory system. Now the development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. आपको पता है ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है. आप बोल सकते हैं जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है. ठीक है, तो ये जो प्रेगनेंसी या जो 9 मंथ्स होते हैं ये ट्राइमेस्टर में होते हैं. तो देयर इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, ऐसे करके हर एक ट्राइमेस्टर 12 वीक्स का होता है. ठीक है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर कितना हो गया? 24 वीक्स का हो गया. ठीक है, तो क्या होता है? यू कैन से एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके कुछ ऑर्गन्स बन जाते हैं, जैसे सबसे पहले हार्ट बनता है. ठीक है, फिर क्या होता है? जो दूसरे ट्राइमेस्टर के एंड में बाकी के लिम्स और बाकी के ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, और 9 मंथ्स के बाद जो फीटस जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है.
अब ये जेस्टेशन पीरियड है, ये वेरी कर सकता है इन डिफरेंट एनिमल्स, इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि अगर आप डॉग्स और कैट्स के बारे में बात करें, वहां जेस्टेशन पीरियड होता है अराउंड 62 to 65 डेज। ह्यूमंस में आप देख सकते हैं 9 मंथ्स का होता है जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, क्लियर। नाउ द चाइल्ड is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus। तो जब फीटस जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो सबसे पहले तो फीटस कुछ सिग्नल्स रिलीज करता है, ठीक है, विच प्रमोट द यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। सो देयर इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूटरस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं विच प्रमोट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यू कैन से मसल्स ऑफ द यूटरस, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से द फीटस इज पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर थ्रू द यूटरस, थ्रू द एंड द यू कैन से द न्यू बॉर्न बेबी इट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। तो वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ओके, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ द यूटरस, ठीक है, द fetus is pushed out of the body, ठीक है, and the you can say newborn baby it comes out through the vagina। So this is the figure showing you the female reproductive system। You have to identify the various organs in the female reproductive system। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ovaries present है यहाँ पे, ठीक है, these are the 2 ovaries। तो female reproductive system में a pair of ovaries is present। अब ovaries का क्या रोल होता है? So ovaries they are the primary sex organs, ठीक है। तो ovaries जो हैं वो क्या बनाएंगी? फीमेल गैमीट यानी कि एग बनाती हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ oogenesis। और इसके अलावा जो ovaries हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती है, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। अब आप देख सकते हैं हर एक ओवरी से फेलोपियन ट्यूब निकल रही है। सो देयर आर पेयर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ओवरीज जो होती हैं दे रिलीज द एग एंड दिस इज कैप्चर्ड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट इन द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ओके, ठीक है। फिर ये जो एग है ये फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, क्लियर। फिर आप देख सकते हैं स्पर्म जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इन द वेजाइना बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। स्पर्म फिर ट्रेवल करेंगे थ्रू द सर्विक्स विच इज अ पाथ पैसेज वे, ठीक है। फिर वो पहुंचेंगे यूट्रस में, फिर वो पहुंच जाते हैं इन द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में फिर होती है फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ये यूट्रस है, द फेलोपियन ट्यूब दे यू कैन से कंबाइन टुगेदर or they meet in the elastic bag like structure known as the uterus, clear। यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं। यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है या यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पे जो जाइगोट होता है या वो आप बोल सकते हैं जो एम्ब्रियो होता है वो यहाँ पे इम्प्लांट होता है, ठीक है, क्लियर। सर्विक्स आप देख सकते हैं, सो सर्विक्स इट कनेक्ट्स द यूट्रस एंड द वजाइना, इट एक्ट्स एज अ पैसेज वे, ठीक है, थ्रू विच द स्पर्म्स दे ट्रेवल एंड दे फाइनली रीच द फेलोपियन ट्यूब। फिर आप देख सकते हैं वेजाइना, वेजाइना इज द आल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल। तो आप देख सकते हैं यूट्रस जो है वहां पे जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हुआ, फिर एम्ब्रियो की डिफरेंशिएशन होती है, क्लियर। तो फीटस डेवलपमेंट सारी हो गई यूट्रस में। फिर क्या हो गया, जब यूट्रस कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो सबसे पहले तो जब फीटस की कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है यूट्रस में, देन द सिग्नल्स आर रिलीज बाय द फीटस आल्सो, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, दीज सिग्नल्स दे प्रमोट द यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा प्रमोट करते हैं, ओके, क्लियर। तो इसके बाद क्या होता है, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, द फीटस इज पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वेजाइना, क्लियर। सो द बर्थ ऑफ द न्यूबॉर्न
दिस इज नोन एज पार्चुरेशन। ये आपको टर्म, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्लियर? पार्चुरेशन इज गिविंग बर्थ। ऑलराइट, ठीक है। तो एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और इट इंड्यूसेस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने क्या पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में? इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द ओवरीज। ठीक है, ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या रोल होता है? प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स। प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स को बोलते हैं क्या? गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा ये जो है फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द यूट्राइन वॉल। और हमने पढ़ा था यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द इम्प्लांटेशन। सो एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ। तो प्रोजेस्टेरॉन इसमें मदद करता है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा यूट्रस होता है जिसको आप वूम भी कहते हैं। यूट्रस में एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जो होता है दे आर कनेक्टेड टू दी ओवरीज। फेलोपियन ट्यूब में जो होता है दी एग यानी कि फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट। फिर जो स्पर्म होता है इट ट्रेवल्स, इट स्विम्स, ओके, फ्रॉम द वेजाइना एंड देन through the cervix it reaches the uterus, and from the uterus it will reach the fallopian tube. And in the fallopian tube fertilization takes place. So what is the site of fertilization? Fallopian tube. Clear? ठीक है, जो fallopian tube है it is a kind of accessory duct. ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी नॉलेजेबल लगा होगा। क्लियर? तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अब अगले सेशन में। ठीक है, तो अगले सेशन में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो आप सबका इस सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।